हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डियर फ्रेंड्स। आज फिर से कुछ बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे वो किताब आपको दिख रही होगी। सो वन ऑफ द मोस्ट लव्ड बुक्स एमॉन्ग द एसएससी एस्पिरेंट्स जो भी वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। और इस किताब की जो खासियत है मैं बार बार आपको बताता हूँ कि पिनाकल की जो भी बुक्स हैं वो डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ आती है। और जो डिटेल्ड सॉल्यूशंस होता है उसमें मैंने खुद पर्सनली आपको कितनी बार गाइड किया है कि दैट डिटेल्ड सॉल्यूशंस कंटेन्स द रेलेवेंट मटेरियल। ओके, इट कंटेन्स द रेलेवेंट मटेरियल्स। रेलेवेंट मीन्स सो वॉट एवर बींग डिस्कस, जो भी यहाँ पे डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराया गया है वो डिटेल सॉल्यूशंस का चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम में ये डिटेल सॉल्यूशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को बारीकी से पढ़ना है और कोशिश करना है कि जितने भी चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं देख रहे हैं वो सब हम लोग याद करते चलें। आप लोग के लिए जो भी आप में से हिंदी या इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उन दोनों विद्यार्थियों के लिए ये जो बुक है आप देख सकते हैं हमारे सामने स्क्रीन पे, ये इंग्लिश में और हिंदी दोनों माध्यम में अलग अलग आती है। ये इंग्लिश माध्यम की बुक है और ये आप देख सकते हैं ये हिंदी माध्यम की बुक है। ओके, सो कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं है, सारे मटेरियल, कंटेंट, पेज वगैरह क्वालिटी सब सेम है। जो भी माध्यम के बच्चे जिस माध्यम में सहूलियत हो उस इस बुक को खरीद सकते हैं। आपको इससे बहुत फ़ायदा जो है आपके एग्ज़ाम में मिलेगी। इसके साथ साथ मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ये जो वीडियो कोर्स है हमारा और ये हमारा जो बुक है, ये वीडियो कोर्स और बुक एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं। सो जो भी विद्यार्थी इस बुक के साथ इस वीडियो कोर्स को अच्छे से कवर करेगा निश्चित ही उसकी तैयारी में बहुत अच्छा जो एक इम्पैक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। और आपकी जो तैयारी है अगर आपने दोनों चीज़ों को अच्छे से कवर किया है along with books of the Pinnacle, then you will have an upper hand compared to your other counterparts or the other स्टूडेंट्स हु आर इन द कंपटीशन। ओके, सो इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि केवल बुक आपके पास हो। ऑब्वियस सी बात है, यू हैव द बेस्ट बुक अलॉन्ग विथ यू, बट यू हैव टू डू मल्टीपल रिविजन ऑफ दिस बुक। अलॉन्ग विथ दैट यू हैव टू मेमोराइज, आपको चीज़ों को याद करना पड़ेगा। जब चीज़ें याद होंगी तब जाके इसका फ़ायदा जो है आपके एग्ज़ाम में आपको मिल पाएगा। सो ये बहुत ज़रूरी है इस बेसिस पे, इस लेवल पे चीज़ों को अच्छे से कवर किया जाए और अच्छे से चीज़ों को मेमोराइज किया जाए। ओके, सो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। 6500 TCS MCQ जो है यहाँ कवर किए गए हैं। ओके, सो दिस 6500 TCS MCQs comes with a detailed solutions and that detailed solutions will give you an upper hand to those students who are not really aware about the kind of questions which are going to be appear in your exams. Okay, so जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं आएंगे उसके बारे में सही और सटीक नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी जाके आपके एग्ज़ाम में जो है आपको फ़ायदा होगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये वीडियो कोर्स आप ऑब्वियस सी बात है शुरू से लेकर जितने भी क्वेश्चन है उसको कवर कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस वीडियो कोर्स अगर आप चाहें तो इस बुक को आप साथ साथ पढ़ सकते हैं। ये बुक निश्चित आपके पास होगी क्योंकि एसएससी की तैयारी पिनाकल की इस बुक के अलावा मैं कहूँगा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जिस ढंग से जितनी आसानी से आपको चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि बिना इस बुक के बाद जो है तैयारी की जाए। ओके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर ये बुक आपके पास है तो इस वीडियो कोर्स के साथ साथ बुक को भी साथ साथ आप कवर करेंगे। जब दोनों को आप साथ साथ कवर करेंगे तो चीज़ें काफ़ी आसानी से आपको कवर हो जाएंगी। ओके, कैसे करना है, हर एक 25 क्वेश्चन करना है, उसी का वीडियो कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो उस वीडियो कोर्स को भी देखेंगे और चीज़ों को कोशिश करेंगे कि जब भी हम पढ़ें या तो बुक से पढ़ रहे हो या वीडियो कोर्स से पढ़ रहे हो उसको याद करते चलेंगे। जब याद करते चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान और सरल होती चली जाएंगी। समझ रहे हैं बात को आप? ओके, सो ऐसे ही तैयारी करेंगे, ऐसी चीज़ों कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी हमारा है वो हमारा क्लियर हो जाए। अगर आप अपनी पूरी एफर्ट लगाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसको आप ज़रूर क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, सो टोटल 6500 क्वेश्चन है इसमें और ये 6500 क्वेश्चन जो है इट कम्स विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके,
एकदम अप टू डेटेड बुक है, 5th एडिशन की किताब है आपकी। सितंबर 2023 तक के सारे प्रश्न यहाँ कवर किए गए हैं। और इस बुक की खासियत क्या है, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड फिगर हैं उसको कवर किए गए हैं। तो उस फैक्ट्स एंड फिगर, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर है, अगर उसको आप लोग साथ साथ कवर करते हैं तो आपकी जो तैयारी है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसकी तैयारी आपकी हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कितनी बार समझाया है, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में मान लेते हैं कि गांधी जी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ठीक है। या मान लेते कोई एक छोटा सा टॉपिक ले ले, मान लो जैसे कि जो जिसको हम लोग समझ पाए अच्छे से, फॉर एग्जांपल जीडीपी का ले लेते हैं। ओके, ये इस आसान होगा समझना। ओके, ठीक है, ठीक है, जीडीपी ले ले, या कोई भी नेशनल मूवमेंट का ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स का ले सकते हैं, पॉलिटिकल ले सकते हैं। ओके, सो अब जीडीपी का कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं कोशिश ये की गई है कि ये जो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कराई जा रही है इसमें जीडीपी के कैलकुलेशन के बाकी जो मेथड है वो भी यहाँ कवर हो जाएं, या जीडीपी से रिलेटेड जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं उसको हमने कोशिश की है कि यहाँ पे कवर कर ली जाए। तो ऐसा करके हमने कोशिश ये किया है कि आपको इस बुक के थ्रू आपकी जीएस की तैयारी करा दिया जाए। सो ये हमारा प्रयास है, बाकी मेहनत आपको करना है, याद आपको करना है। सो अगर आप मेहनत करोगे, याद करोगे तो निश्चित ही आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। ओके, सो ओके, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस। सो एंशिएंट हिस्ट्री को क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, आज भी एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम लोग करेंगे और देखेंगे किस तरह के प्रश्न जो है हमें लगातार पूछे जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण डायनेस्टीज़ या कुछ महत्वपूर्ण जो पर्सनालिटीज़ हैं उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको गाइड किया है कि वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सारों का आपको बहुत अच्छे से याद करना है, उन सारे फैक्ट्स फिगर को अच्छे से याद करना है क्योंकि एग्जाम में आपसे जरूर वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, so the Rampurva bull, okay, question is on Rampurva bull that was part of Mauryan pillar found in Rampurva, Bihar is now placed at। रामपुरवा बुल जो कि बिहार के रामपुरवा में पाए गए एक मौर्य स्तंभ का हिस्सा था, वो अब कहाँ रखा गया है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ये अब कहाँ रखा गया है आपको बताना है। ये अब कहाँ रखा गया है आपको बताना है। द रामपुरवा बुल दैट वाज द पार्ट ऑफ मौर्यन पिलर फाउंड इन रामपुरवा बिहार इज नाउ प्लेस्ड एट। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या क्या ऑप्शंस? पहला है प्रधानमंत्री भवन, ओके, प्रधानमंत्री भवन में रखा गया है। दूसरा, ये संसद में रखा गया है, राजपथ पे रखा गया है और राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ओके, सो जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं उसको एग्जैक्ट सही जगह पे प्लेस किया जाता है। सो रामपुरवा बुल ऑफ मौर्यन पिलर, मौर्यन पिलर की बात करें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ मौर्यन आर्ट इज पिलर ऑफ अशोका। ओके, पिलर ऑफ अशोका। सो मौर्य काल की बात करें सो पिलर्स ऑफ अशोका इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिलर्स ऑफ अशोका, पिलर्स ऑफ अशोका। क्लियर? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी राष्ट्रपति भवन। ओके, क्या है सही उत्तर? राष्ट्रपति भवन इज द राइट आंसर। ओके, राष्ट्रपति भवन इज द राइट आंसर। ओके, so who among the following was the last Pallav king? Who among the following was the last Pallav king? निम्नलिखित में से अंतिम पल्लव राजा कौन थे? निम्नलिखित में से अंतिम पल्लव राजा कौन थे? महेंद्र वर्मन 1, अपराजिता वर्मन, नरसिम्हा वर्मन और सिम्हा विष्णु। महेंद्र वर्मन 1, अपराजिता वर्मन, नरसिम्हा वर्मन और सिम्हा विष्णु। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सो आपको मैंने पहले भी गाइड किया था, 2-3 चीज़ बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? पहला, किसी भी वंश का ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाउंडर्स आपको याद हो, क्योंकि फाउंडर से क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सो फाउंडर्स जो है वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। अलॉन्ग विथ फाउंडर्स आपको जो है लास्ट किंग,
लास्ट किंग ऑफ एनी डायनेस्टी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोनों फैक्ट्स को आपको ध्यान देना है, ठीक है। बोथ फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो पल्लव डायनेस्टी 275 सी से 897 सी, ठीक है। ओके, सो व्हाट वुड द राइट आंसर? महेंद्र वर्मन, अपराजिता वर्मन, नरसिम्हदेव वर्मन और सिम्हा विष्णु। सिम्हा विष्णु। सो क्या हो जाएगा राइट आंसर? लास्ट पल्लव किंग कौन थे? लास्ट पल्लव थे आपके अपराजिता वर्मन। ओके ओके, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, अपराजिता वर्मन। फैक्चुअल है, बस आपको याद करना है, तो इनको याद रखिएगा। अपराजिता वर्मन जो है लास्ट पल्लव किंग थे, ठीक है, लास्ट पल्लव किंग थे। क्लियर? हु अमंग द फॉलोइंग वाज साका रूलर इन इंडिया? हु अमंग द फॉलोइंग वाज साका रूलर इन इंडिया? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज साका रूलर इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन 130 से 150 ईस्वी भारत में एक शक शासक था? निम्नलिखित में से कौन 130 से 150 ईस्वी तक भारत में एक शक शासक था? बिंदुसार, पांडुका, रुद्रमन और चस्ताना। कौन था? एक शक रूलर था। शक रूलर। चार नाम दिए गए हैं, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन 130 से लेकर 150 ईस्वी में भारत में एक शक शासक था। ठीक है, ये टाइम भी आपको दिया गया है, अगर टाइम फ्रेम से आपको याद हो पाए कि इस टाइम फ्रेम कौन था एक शक रूलर जो इसमें था? बिंदुसार, पांडुका, रुद्रदमन और चस्ताना। So this ruler was very much instrumental in the decline of Satvahans. ठीक है, he was instrumental in decline of Satvahans. ठीक है, तो सातवाहन की जो डिक्लाइन हुई थी उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, नाम क्या था इनका? रुद्रदमन। ठीक है, रुद्रदमन। ओके, रुद्रदमन। ओके, द Kandariya Mahadeva temple. The Kandariya Mahadeva temple was constructed in 999 AD by the king Dhangadeva of कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में किस वंश के राजा धनदेव के कारण करवाया था? चंडेल, पाल, पल्लव, चोल। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? द कंदरिया महादेव टेम्पल was constructed in 999 AD by King Dhangadeva of which dynasty? चंडेल, पाल, पल्लव और चोल। यस, सो जो भी टेम्पल्स वगैरह हैं या इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेम्पल, इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी काल में, किस काल में कौन सा स्ट्रक्चर बना है, कब बना है, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। दिस क्वेश्चन
कैन बी आस्क एनी टाइम। इस तरह के प्रश्न जो है आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। ओके, क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर इज चंडेल वंश। ठीक है, चंडेल इज द राइट आंसर। और चंडेल के समय द कंदरिया महादेव टेम्पल जो है उसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। कब हुआ था? 999 एडी में। ठीक है, 999 एडी में। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे। क्या पूछा जा सकता है कि किसने बनवाया था? किसके काल में हुआ था? हमने पढ़ा चंडेल वंश में किसने बनवाया था? कंदरिया महादेव ने। ठीक है, किसने बनाया था कंदरिया महादेव मंदिर को? कंदरिया महादेव मंदिर है, इसको किसने बनवाया था? ये प्रश्न बेशक पूछा जा सकता है। क्या नाम था? धंगा देवा, किंग धंगा देवा, किंग धंगा देवा। सो इन द मिड 8th सेंचुरी, क्या है? इन द मिड 8th सेंचुरी दांती दुर्गा ए राजकुटा चीफ, दांती दुर्गा और राजकुटा चीफ overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual literally called okay. सो 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दांती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया जिसे शाब्दिक रूप से क्या कहा जाता था? जिसे शाब्दिक रूप से क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है। जिसे शाब्दिक रूप से क्या कहा जाता था? तो इसको कहते थे, क्या कहते थे? हिरण्य गर्भ। ठीक है, गोल्डन वोम। ठीक है, या हिरण्य गर्भ। हिरण्य गर्भ। ओके, सो इसको क्या? हिरण्य गर्भ या गोल्डन वोम कहते थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सो इसको परफॉर्म किसने किया था? ये भी पूछ सकता है कि हिरण्यगर्भ वाज अ रिचुअल, इसको परफॉर्म किसने किया था? क्या कह रहा है? इन द मिथ सेंचुरी दांती दुर्गा या राष्ट्रकूटा किंग। तो यहाँ पे एक फैक्ट मिल गया आपको, दांती दुर्गा जो कि एक राष्ट्रकूटा चीफ थे। ठीक है, ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलोड एंड परफॉर्म रिचुअल। सो दांती दुर्गा ने परफॉर्म किया था क्या? गोल्डन वोम यानी कि हिरण्य गर्भ। ओके, हिरण्य गर्भ। क्लियर? ओके, so the emblem of the Chera dynasty that controlled the central and northern part of Kerala. The emblem of Chera dynasty that controls the central and northern parts of Kerala and the Kongu region of Tamil Nadu was. ठीक है, केरल के मध्य और उत्तरी भाग और तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले चेर राजवंश का क्या प्रतीक था? ओके, सो आपको बताया गया चेर राजवंश के बारे में कि बेसिकली किस एरिया को कंट्रोल करते थे वो, और उनका प्रतीक जो था वो आपसे पूछा गया है। तो सिंबल से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर अबाउट द फैक्ट्स रिगार्डिंग द सिंबल्स and the emblems. Okay, so the question is all about the emblem of the Chera dynasty which controls the northern part of Kerala and the Kongu region of Tamil Nadu. So we have four options: bird, fish, bow and arrow, gain and tiger. Okay, what would be the right answer? So sometimes symbols can be asked and many a times it is being asked. कई बार ये पूछा भी जाता है। सो इन सब बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बो एंड एरो गैन, बो एंड एरो गैन, धनुष और बाण, बो एंड एरो गैन। क्लियर? Which of the following is not a part of 6 schools of Indian philosophy? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6
पद्धतियों का हिस्सा नहीं है। सो आप जानते हैं इंडियन भारतीय दर्शन यानी कि स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी जो है, 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, बेसिकली 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय 6 प्रधानमंत्री का हिस्सा नहीं है। तो आपसे इसका मतलब 4 में से 3 तो है, एक नहीं है। वो कौन सा एक नहीं है ये आपको आइडेंटिफाई करके यहाँ आंसर करना है। विच ऑफ देम इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। सो सांख्य, योग, न्याय, ये सारा आपने सुना है। द्रविड़ा, द्रविड़ा क्या है? द्रविड़ा एक आर्किटेक्चर है, टेम्पल स्टाइल है जो कि साउदर्न इंडिया को डिनोट करता है। ऑब्वियसली इट इज द राइट आंसर। द्रविड़ा जो है इट इज नॉट अ स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ इंडियन, इट इज नॉट अ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा? द्रविड़ा विल बी द राइट आंसर। ओके, which among the following rulers adopted the title देवपुत्र? निम्नलिखित में से किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? होयसल, कुषाण, चोल और शक। निम्नलिखित में से किसने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है ये। देवपुत्र, ओके, देवपुत्र। क्या होगा आंसर? द राइट आंसर विल बी कुषाण। ठीक है, किसने की थी? कुषाण ने। So the Amravati School of Art was developed under the patronage of, ठीक है, अमरावती कला शैली के किसके संरक्षण में विकसित हुई थी? ओके, सो द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट वाज डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनोज ऑफ। ओके, सो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते थे, ठीक है, वो डेवलप होते थे किसी के अंदर में। सो किसी काल में जो साम्राज्य था, जो वंश था, उनके दौरान कुछ ऐसा विकसित हुआ। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में बनते हैं कि किसके काल में कौन सा चीज़ डेवलप हुआ। सो यहाँ पे आपको बताना है अमरावती कला जो शैली है उस किसके संरक्षण में विकसित हुआ था। 4 नाम दिए गए हैं आपके, चोल, चेर, सातवाहन, पाल। ठीक है, चोल, चेर, सातवाहन, पाल। ठीक है, 4 सबके समझ है, चोल, चेर, सातवाहन, पाल। क्लियर? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? What would be the right answer of these questions? अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स काफी महत्वपूर्ण है। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किसके काल में डेवलप हुआ? किसके पैट्रोनेज में डेवलप हुआ? किसके संरक्षण में डेवलप हुआ? क्या होंगे? सातवाहंस के समय ये डेवलप हुआ था। किसके समय? सातवाहंस के समय। ठीक है, सातवाहंस जो साम्राज्य था उस समय अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, Who among the following was a famous ruler of Pandya dynasty of South India? पांड्या डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया कि पांड्या डायनेस्टी थी जो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, उसके महत्वपूर्ण और फेमस रूलर कौन थे? निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के पांड्या वंश का प्रसिद्ध शासक था? पांड्या वंश का प्रसिद्ध शासक था। नेंदुज चेलियन द्वितीय, कारिकाल, अशोक, निजाम शाह। नेदुंजेलियन टू, कारिकाल, अशोका, निजाम शाह।
क्या हो जाएगा राइट आंसर? व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस? नेदुजेलियन टू, नेदुचेलियन टू, कारिकला, अशोकन और निजामसा। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। जो भी इस तरह के मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्न होंगे, थोड़े से एक्चुअली क्या है कि वी आर नॉट वेरी मच प्रोन टू रीड एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। दैट्स व्हाई व्हेनेवर वी सी अ क्वेश्चन, जब भी हमें क्वेश्चन मिलता है, हमें थोड़ी सी घबराहट होती है, क्योंकि वो जो टर्म्स वगैरह होते हैं, जो किंग्स के नाम्स होते हैं, उनसे हम फैमिलियर नहीं होते हैं, एंड इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट वी मेक अ मिस्टेक। दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू कि जब भी मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्न आपके पास आए हैं, उसको बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से आप उसको पढ़ेंगे। क्या आंसर हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो पांड्य वंश के बहुत प्रसिद्ध एक शासक थे, उनका नाम था नेदुचेलियन द्वितीय। ठीक है, नेदुचेलियन दो। क्लियर? नेदुचेलियन टू। ओके, so around 2000 years ago, which of the following became the second capital of कुशान्स? क्या प्रश्न है? लगभग 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले निम्नलिखित में से कौन सा वह स्थान है जो कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी? पाटलिपुत्रा, मदुरई, वैशाली, मथुरा। पाटलिपुत्रा, मदुरई, वैशाली, मथुरा। Around 2000 years ago, which of the following became the second capital of कुशान्स? लगभग 2000 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी, निम्नलिखित में से क्या था नाम उसका? यस, अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सेकंड कैपिटल, पहला कैपिटल क्या था? पहला कैपिटल था पुरुषपुरा, पुरुषपुरा। ओके, विच इज नाउ इन पाकिस्तान। और जो दूसरी कैपिटल इनकी बनी थी वो क्या बनी थी? वो बनी थी मथुरा। ओके, ठीक है बेटा, दूसरी कैपिटल बनी थी मथुरा। सो कोई भी अंपायर हो, ठीक है, उसके जो कैपिटल्स वगैरह हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। हमने डिस्कस किया था फाउंडर्स, हमने डिस्कस किया था लास्ट रूलर्स, हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स वगैरह अगर बनते हैं तो वो सारी चीज़, और जो बेसिकली जो कैपिटल्स वगैरह है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको भी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। ओके ओके, so Sangam poems mention a Tamil word Muvendar which means, संगम कविताओं में एक तमिल शब्द है जिसको कहते हैं मुवेंदार। मुवेंदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ क्या होता है? जब भी आप संगम कविताएं पढ़ेंगे तो उसमें मुवेंदार आपको एक शब्द जो है वो देखने को मिलेगा। अब बेसिकली आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है, क्या तात्पर्य है, क्या इससे आप समझते हैं, क्या तात्पर्य है, इससे क्या समझते हैं? सो 3 कर, 3 बंदरगाह, 3 मुखिया और 3 घोड़े। यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? सो जब भी आप संगम कविताएं पढ़ेंगे तो उसमें मुविंदार एक जो शब्द है उसमें मिलेगा आपको, और इसका अर्थ होता है 3 मुखिया, मतलब 3 चीफ। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, 3 चीफ्स। ओके, क्लियर? आप देख रहे हैं कितने यूनिक यूनिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया, कोई बहुत बड़े एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल जो है वो बहुत अच्छा है, तो इसको आप लोग प्लीज़ ध्यान रखेंगे। इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सो यू हैव टू बी वेरी मच श्योर अबाउट दिस क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत इजी कैचिंग मार्क्स है, बहुत आसानी से आपको जो है इसके मार्क्स मिल सकते हैं। ओके So the kingdoms of Chola, Cher and Pandyas. The kingdom of Chol, Cher and Pandyas belong to which period in ancient India? चोल, चेर और पांड्यास,
चोल, चेर और पांड्यास राजवंश भारत के किस प्राचीन काल के शासक थे? राजवंश भारत के किस प्राचीन काल के शासक थे? What would be the right answer? What would be the right answer of this question? So right answer of these questions will be क्या हो जाएगा? संगम काल। ठीक है, संगम काल। क्या नाम है? चोल, चेर एंड पांड्यास। ठीक है, चोल, चेर, पांड्यास। ठीक है, चोल, चेर, पांड्यास किस काल में? संगम काल में। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। द टर्म कमाकारा इन एंशियंट टाइम इज रिलेटेड टू, ओके, द टर्म कमाकारा इन एंशियंट टाइम इज रिलेटेड टू। सो मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो कई बार काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उससे प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या है? कमकार। सो ये जो शब्द है इसका संबंध किससे है? लैंडलेस, एग्रीकल्चर लेबरर, क्राफ्ट्समैन, टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर या गोल्ड स्मिथ। मतलब सुनार से, कर संग्रह अधिकारी से, भूमिहीन खेतिहर मजदूर से या कारीगरों से। ठीक है, कम्माकार्स। कम्माकार्स। ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमाकार्स का अर्थ हुआ करता था एंशियंट टाइम में, जो प्राचीन भारत में वो होता था लैंडलेस एग्रीकल्चर, जो लेबर थे, जो भी भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे, उनके लिए शब्द यूज होता था कम्माकार्स। ओके, सो कम्माकार्स का अर्थ प्राचीन काल में क्या हुआ करता था? वो जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, जो खेत में काम करते हैं, उनके लिए कम्माकार शब्द का इस्तेमाल होता था। ठीक है, ओके। सो विच फेमस रूलर वाज नोन एज सेकंड अशोका? ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक यानी कि सेकंड अशोका के नाम से भी जाना जाता है? सो इस तरह के जो उपाधि है इससे भी प्रश्न बनते हैं। इससे प्रश्न तो मॉडर्न भारत में भी आपने देखे होंगे, जो मॉडर्न इतिहास आप पढ़ते हैं उसमें देखा होगा आपने कि वहाँ भी इस तरह के प्रश्न बनते हैं आपसे। ठीक है, सो ऐसे प्रश्नों के लिए भी आपको तैयार रहना है। क्लियर? यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दीज क्वेश्चंस ऑल्सो। दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। सो सेकंड अशोक, सेकंड अशोक किसको कहते हैं? अशोक के बारे में हमने बहुत सारे एमसीक्यूज किए थे। ठीक है, उनके फिलॉसफी के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में, कैसे कैसे डेवलपमेंट्स उनके कार्यकाल में हुए थे, बुद्धिज्म को लेके क्या डेवलपमेंट हुए थे, ये सारे चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। क्या आंसर हो जाएगा? सो वो जो रूलर है जिसे सेकंड अशोक कहते थे, वो किससे बिलोंग करता था? कुषाण डायनेस्टी से। किससे? कुषाण डायनेस्टी, बिलोंग्स टू कुषाण डायनेस्टी। अब आपको नहीं भी पता है तो गेस कर दीजिए कि चंद्रगुप्त, रुद्रदमन, मिलिंद और कनिष्का, इन चारों में कुषाण डायनेस्टी से किसका संबंध था? बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं मुझे लगता है। राइट आंसर विल बी क्या हो जाएगा? कनिष्का। राइट आंसर विल बी कनिष्का। ओके, राइट आंसर विल बी कनिष्क। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ पल्लव्स? निम्न में से पल्लव की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, निम्नलिखित में से पल्लव की राजधानी कौन सी थी? सो अभी तुरंत हमने डिस्कस किया कि कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी राजधानी रही हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और उस राजधानी को भी आपको याद करना है। ठीक है, सो कैपिटल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ किससे पूछा गया? यहाँ पूछा गया पल्लव की राजधानी। पल्लव की राजधानी कहाँ है?
क्या हो जाएगा? पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कोयलों की राजधानी थी कांचीपुरम में, ठीक है। कहाँ थी? कांचीपुरम, ठीक है। कांचीपुरम सिल्क आपने सुना होगा, एग्जैक्टली साउथ इंडिया। सो कांचीपुरम जो थी वो पल्लव की राजधानी थी, ओके, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ पांड्यास? देखिए अब पांड्यास का भी कैपिटल आ गया, इसलिए मैंने आपको कहा था कि कैपिटल्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्लव्स हो, पांड्यास हो, चेर्स हो, चोल्स हो, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं। सो बहुत ध्यानपूर्वक आपको चीज़ों को कवर करना पड़ेगा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ पांड्यास? सो क्या आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली इसका? कावेरीपट्टनम, मदुरई, ऐहोल और पुहार। 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? कावेरीपट्टनम, मदुरई, ऐहोल और पुहार। यस, द राइट आंसर विल बी मदुरई, बिल्कुल सही। आपने से जितने भी गेस किया है मदुरई, वो बिल्कुल सही है। सो जो भी इम्पोर्टेंट वंश थे, जो भी इम्पोर्टेंट ऐसे वंश थे, या कह सकते हैं कि साम्राज्य थे, या इम्पोर्टेंट किंग भी थे, उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। अगर इंपॉर्टेंट वंश साम्राज्य के बारे में देख रहे हैं तो कैपिटल वगैरह इसे पता होना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट शासक के बारे में हम जानना चाह रहे हैं तो उसने क्या डेवलपमेंट्स किए हैं, किस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या क्या उनके ने एक्शन लिया है, ठीक है, उनके कोर्ट में कौन कौन से लोग थे, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री में, ठीक है। तो इन सारे फैक्ट्स को एंशिएंट मिडिवल में ध्यान देंगे, और मॉडर्न जब करेंगे तो उससे मॉडर्न में किस टॉपिक पे ध्यान देना है वो भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, ओके। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। Okay, so which of the following statement is correct with respect to the संगम literature? क्या करना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द संगम लिटरेचर? निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगम साहित्य के संदर्भ में सही है? तो संगम लिटरेचर के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर्स हैं, आपने बहुत सारे MCQs भी उसमें किए होंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं संगम लिटरेचर के बारे में उसको ध्यान में रखते हुए इन सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, ठीक है, सारे स्टेटमेंट को पढ़ना है, ठीक है। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड। निम्नलिखित में से कौन कौन से संगम साहित्य से संदर्भित सही है, संदर्भ में सही है? आपको क्या पता करना है? आपको सही पता करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? राइट पता करना है। पहला, दीज टेक्स्ट वेयर सपोज टू बी कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज ऑफ पोएट्स। ओके, क्या कह रहा है कि जो भी संगम लिटरेचर थे, जो भी ग्रंथ थे, उनको पोएट्स के असेंबलीज में कंपाइल किया गया, मतलब बहुत सारे वहाँ पोएट्स बैठे रहते थे और उस समय ही उसको कंपाइल किया गया है, ठीक है। इन ग्रंथों को कवियों के सम्मेलन में रचा और संकलित किया गया है, रचा गया है और संकलित किया गया है, रचा और संकलित किया गया है। क्लियर है? रचा और संकलित किया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है द संगम लिटरेचर कंपाइल्ड इन असेंबलीज ऑफ पोएट्स वेयर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई, ठीक है। तो जहाँ पे ये कंपाइल्ड हुआ वो सारे असेंबलीज कहाँ पे हुए संपन्न? वो हुए मदुरई में। कहाँ पे? मदुरई में। संगम साहित्य को मदुरई शहर में आयोजित किया गया, कवियों के सम्मेलन में संकलित किया गया था। आंसर क्या होगा अब आपको बताना है। संगम लिटरेचर के बारे में, संगम काल के बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज है, आप जानते हैं कि क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या होगा राइट आंसर? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शैल बी, द राइट आंसर शैल बी, यस, द राइट आंसर इज बोथ 1 and 2, दोनों सही है, ठीक है। सो जो समूह होता था पोएट्स के, वहाँ पे कंपाइल किया गया, और वो जो असेंबलीज होते थे पोएट्स से, उसको कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? उन सारे असेंबलीज को ऑर्गेनाइज किया गया मदुरई में, ठीक है। सो आंसर बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। ओके, who among the following gave up his traditional professions and took to arms, successfully established a kingdom in Karnataka? क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से किसने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर
शस्त्र को अपना लिया और कर्नाटक में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। और कर्नाटक में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। वासुदेव कन्व, गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र, पुष्यमित्र शुंग और कदम मयूर सरमन। कदम मयूर सरमन। सो हु एमंग द फॉलोइंग गेव ऑफ हिज ट्रेडिशनल प्रोफेशनल एंड टुक द आर्म्स, मतलब आर्म्स एम्यूनिशन, उन्होंने हथियार उठाया और बेसिकली कब्जा किया, अपनी राजधानी बनाई। कहाँ पे अपनी राजधानी बनाई? कर्नाटक में। क्या नाम था उनका? वासुदेव कन्नो, गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र, पुष्यपिता शुंग और कदम मयूर सरमन। कदम मयूर सरमन। यस। सो कर्नाटक में अपना राजधानी बनाया, नाम था उनका कदम मयूर सरमन। ठीक है, कदम मयूर सरमन इज द राइट आंसर। ओके, which of the following statement is correct with respect to साका डायनेस्टी? सो देखिए, जिस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू वर्क ऑन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। ओके, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, ऑफ द टॉपिक। अगर ओवर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स रिगार्डिंग द सकास, पल्लव्स, चेर, चोल, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर उसके बारे में हर एक चीज़ आपको नहीं पता है, सो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आपको नहीं पता चल पाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ओके, सो पहला है सम किंगडम्स ऑफ सकास लास्टेड फॉर मोर देन 500 ईयर्स। ओके, दूसरा है द सकाज वेयर फॉलोड बाय द कुशान्स अबाउट 2200 ईयर्स एगो। कुशान्स अबाउट 2200 ईयर्स एगो। लगभग 2200 वर्ष पूर्व शकों के बाद कुशानों का शासन स्थापित हुआ था। लगभग 2200 वर्ष पूर्व शकों के बाद कुशानों का शासन स्थापित हुआ था। नीदर वन नॉर टू, ओनली वन, बोथ वन एंड टू, ओनली टू। ठीक है, सो पहला है कि शकों का कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक चले थे। बिल्कुल सही बात है, ये एकदम बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द सकाज वेयर फॉलोड बाय कुशान्स अबाउट 2200 ईयर्स एगो। ठीक है, सकाज वाज फॉलोड बाय कुशान्स। यस, प्लीज डेलिब्रेट ऑन दिस पॉइंट, इट सीम्स टू बी इनकरेक्ट। इट सीम्स टू बी इनकरेक्ट। यस, एंड इट इज़ राइट, इट इज़ इनकरेक्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल वन। केवल जो वन है ये जो है इसका राइट आंसर। ठीक है, ये जो 2200 ईयर्स से शका के बाद कुशान ने फॉलो किया था, ये फॉलोड बाय कुशान्स, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, सो आपको ये कैसे पता चलेगा? देखिए, यहाँ तो आप जान गए, चलो ये गलत है, ये सही है, लेकिन आपको ओवर अंडरस्टैंडिंग, आज क्या पूछा? आज आपसे सका डायनेस्टी पूछा, कल से चेर पूछ लेगा, चोल पूछ लेगा। सो जब भी आप पढ़ेंगे, आप 65 जब भी पढ़ना, तो उसके नीचे जो छोटा मोटा एक्सप्लेनेशंस होगा उसको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। उसको जब अच्छे से पढ़ोगे तो चीज़ें आपको लिए बहुत अच्छी अपीयर होंगी। ओके, सो उसको अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी फैक्ट्स आपके डिटेल एक्सप्लेनेशन में दिए गए हैं उसको अच्छे से आपको कवर करना है, उसको याद करना है, देन इट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशंस। ओके, so which of the following pairs of dynasty ruled region is correctly matched? okay, so dynasty के बारे में और किस रीजन में रूल किया है उसकी मैचिंग की गई है। आपको बताना है करेक्टली मैच कौन कौन सा है। सो दो डायनेस्टी है, सकाज और वाकाटकाज। ठीक है, सो सकटाज का बोल रहा है, सकाज का नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया, मतलब शक जो है पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत में रूल करते थे। शक के बारे में पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत, और वाकाटक के बारे में मध्य और पश्चिमी भारत, मध्य और पश्चिमी भारत। यस, सो आप अगर ज्योग्राफी की हिस्ट्री की मैप देखोगे, अगर आप हिस्ट्री की मैप देखोगे, मतलब अगर आप मैप देखोगे तो मैप में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी।
आपको उसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल मैप्स देखने को मिलेंगे। जो भी आप स्कूल एटलस वगैरह यूज़ करते होंगे, मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक स्कूल एटलस अपने पास ज़रूर रखो, वो बहुत फ़ायदा करेगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। आगे चल के सिविल सर्विस की एग्ज़ाम की तैयारी आप करेंगे तो उसके लिए आपका बेस तैयार करेगा आपकी वो स्कूल एटलस। ओरिएंट लॉगमैन या ऑक्सफोर्ड की स्कूल एटलस आती है, बहुत अच्छी आती है। उसमें शुरू में हिस्टोरिकल कुछ मैप्स होंगे। जब उस मैप्स को आप देखोगे तो यू रियलाइज़ कि इन सब के बारे में जो हिस्ट्रिकल एरियाज़ हैं जिनको इन्होंने एक्वायर किया था, ठीक है, एरिया वाइज, जैसे कि देखा जाएगा ये वकाटाका का एरिया है, ऐसे दे देता है आपको, ये चोल चेस पांड्यास का एरिया है, ऐसे आपको बता देगा। तो आपको चीज़ें याद करने में काफ़ी आसानी होगी, बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे, ठीक है। इसलिए मैप का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। फिलहाल इसका जो आंसर है बोथ राइट है, दोनों का जो एरियाज दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्या आंसर हो जाएगा? बोथ 1 and 2, ठीक है, बोथ 1 and 2। Okay, so merchant and migrants first brought the teachings of the Holy Quran to India in which century? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सो कुरान की शिक्षाएं भारत में पहल सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा। कब पहुंचा, किस शताब्दी में पहुंचा, ये आपको बताना है। सो टीचिंग्स ऑफ होली कुरान, teachings of Holy Quran brought by merchants and migrants in which century? So it was brought in which century? It was in 7th century। कब लाई गई थी? 7th century में, ठीक है, कब लाई गई? 7th century में। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ आर्यभट्टा? ठीक है, नॉट एसोसिएटेड विथ आर्यभट्टा, नॉट एसोसिएटेड विथ आर्यभट्टा। निम्नलिखित में से क्या आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ आर्यभट्टा? stated that the day and night were caused by the rotation of the earth on its axis। मतलब आर्यभट्ट के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसको हमें आइडेंटिफाई करने हैं और हमें पता करना है यहाँ पे कि आर्यभट्ट ने इसमें से किस पे कोई बात नहीं बोली है या उनका स्टेटमेंट नहीं है। सो पहला है ये, ठीक है। दूसरा है डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्लिप्स। ओके, ग्रहण के बारे में एक वैज्ञानिक तर्क विकसित किया। तीसरा है फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। एक वृत्त की परिधि को नापने की विधि ढूंढ निकाला इन्होंने, बिल्कुल सही बात है। स्पोक अबाउट एलोबरेट सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर, ये देखिए आप ऑड इवन आउट भी कहेंगे तो ये तीनों से ये एक्सप्लेन, ये अलग हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये मेडिसिन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। सो मेडिसिन के बारे में ये काम किसने किया था? स्पोक एलोबरेट अबाउट सर्जिकल प्रोसीजर, इसको किया था सुश्रुत ने। किसने किया था? सुश्रुत ने। ओके, सो सुश्रुत संहिता में इन्होंने किया था, ठीक है। सुश्रुत ने कहां पे किया था? सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता, ओके। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ सर्जरी। फादर ऑफ सर्जरी, क्लियर? द तमिल वर्ड मूवेंदर मेंशन इन द संगम पोएम मीन्स। संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मूवेंदर
का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ठीक है। संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मूवेंदर का अर्थ क्या है? धम महामात, प्रधान, धनी और तीन मुखिया। संगम पोएम्स के संदर्भ में ये बात आपसे पूछी गई है। ये प्रश्न हमने ऑलरेडी किया है, कवर किया हुआ है। फिर से ये क्वेश्चन है, रिवाइज करते हैं, याद करते हैं और ऐसा याद करेंगे कि अगली बार जब पूछा जाए तो इसका एग्जैक्ट आंसर हम बता पाएँ। क्या आंसर हो जाएगा? 3 चीफ, ठीक है, 3 मुखिया। Okay. So Ravi Kirti was the court poet of which of the following dynasty ruler? रवि कीर्ति जो हैं निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति काफी पॉपुलर पर्सनालिटी हैं, किस शासक के दरबारी कवि थे? सो ये दरबारी कवि थे किसके? पुलकेशिन II। पुलकेशिन II के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। और पुलकेशिन II का संबंध किस वंश से था, किस राजवंश से था? यस, किस राजवंश से था? ये था आपका चालुक्य से। ही वॉज अ चालुक्य रूलर, ठीक है, ही वॉज अ चालुक्य रूलर। क्लियर है? सो आज हमने बहुत बेहतरीन प्रश्न किए। आज के क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने चीज़ों को अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, आपको चीज़ें अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। इसी ढंग से चीज़ों को कवर करते चलेंगे, चीज़ों को याद करते चलेंगे और जिस ढंग के प्रश्न मैंने बताए हैं कि एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं, उन सारे प्रश्नों पे आप बहुत ध्यान देंगे, अच्छे से उसको कवर करेंगे, याद करेंगे। मल्टीपल टाइम रिविजन्स along with, so multiple time revision along with test series. Test is very important. Please make sure you write multiple test plus revision. ये दोनों चीज़ करेंगे, निश्चित ही आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा होगा और आपका एग्ज़ाम जो है फ्लाइंग कलर के साथ क्लियर हो जाएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। पिनाकल की बुक जो है 6500, उसका मल्टीपल रिवीजन कीजिए और जो वीडियो कोर्सेज है उस सारे लेक्चर्स को बारी बारी से आप देखते रहिए। आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर होगा। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग एंड कीप रिवाइजिंग द क्वेश्चंस एंड द डिटेल्ड सॉल्यूशंस विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय पिनाकल बुक्स टू यू। ओके, आप में से किसी के पास बुक नहीं है, अपने नज़दीकी बुक स्टोर से बुक ले सकते हैं या अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं और उस बुक को मल्टीपल टाइम पढ़ सकते हैं और पढ़िएगा तो जरूर इसका फ़ायदा जो है आपको एग्ज़ाम में दिखेगा। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिसको इसका फ़ायदा जो है उनके होने वाले जो एग्ज़ाम जो हुए हैं उन पर इनको दिखा भी होगा। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज़ स्टडी वेरी हार्ड।